तो बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो कल का मतलब लास्ट सेशन का जो लास्ट टॉपिक था ना, लास्ट सेशन का लास्ट टॉपिक वो रिवाइज किए बिना अगला समझेगा नहीं, इसके लिए पहले हमको वो रिवाइज करना पड़ेगा। तो इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ रफ सरफेस। ये था हमारा लास्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन। So we will very quickly revise this topic first before we go to the next topic. Acceleration of a block on rough surface मतलब basically against friction. इसमें हमने 3 केसेस देखे थे। केस नंबर 1 अगर आपको याद होगा, याद है क्या? ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो पहला केस था ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। और क्योंकि मैंने बोला है एक्सेशन ऑफ अ ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो यहाँ पे अभी बताने की जरूरत नहीं है कि वो जो सरफेस है वो रफ है, रफ होगा तो ही फ्रिक्शन होगा। सो ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इफ यू रिमेंबर हमारे पास एक सरफेस है विच इज हॉरिजॉन्टल, इस पे हमारे पास एक ब्लॉक है, वी हैव अ सर्टेन ब्लॉक ऑन दिस। इस पे हमने फोर्स कर लगा दिया है, लेट अस अप्लाई सम फोर्स। तो ये जो फोर्स था इसको मैं पी नाम दे देता हूँ, तो वी हैव अप्लाइड सम फोर्स। गुड। अब क्योंकि तुम बोल रहे हो एक्सेलरेशन, मतलब ये तो पक्का है कि ये जो फोर्स तुमने लगाया है P, इट इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, अगर ये अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा तो ये ब्लॉक मूव ही नहीं होने वाला। देन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द फोर्स फॉर अ सर्टन वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स। इस फोर्स की एक सर्टन वैल्यू के लिए द ब्लॉक जस्ट मूव्स, उसको बोलते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब अगर मुझे इस ब्लॉक को कंटिन्यूसली मूव करवाते रहना है तो ये जो अप्लाइड फोर्स है P, ये अप्लाइड फोर्स P हैज टू बी ग्रेटर देन हैज टू बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। मोशन टू द राइट है तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? टू द लेफ्ट, तो इसको मैं बोल देता हूँ FK। और एक्सेशन इज टू द राइट। फिर बट ऑब्वियस, क्योंकि ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक गिवन डायरेक्शन में तब जाता है जब रिजल्टेंट फोर्स उस डायरेक्शन में हो। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। करेक्ट। व्हाट इज नेट फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू P माइनस FK। तो व्हाट इज A? P माइनस FK अपॉन M। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला। अब यू शुड नो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो लिमिटिंग हो, वो हमेशा होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और ये म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही यू हैव टू रिमेंबर, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए होता है। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg बन जाएगा। तो r और mg, r इज बैलेंसिंग mg, और यहाँ पे म्यू के लिखोगे, क्यों म्यू के लिखोगे? बिकॉज इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन क्या? मास। तो A इक्वल टू P माइनस म्यू के, और R क्या है? mg अपॉन m। ये हो गया एक्सेलरेशन। गुड। देन हमने सेकंड केस देखा था, याद है क्या? एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन। डाउन डाउन पहले डाउन का था ना केस, तो केस नंबर 2 कोई भी ले लो, ऐसे ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो दूसरा है डाउन और रफ इंक्लाइन प्लेन। तो केस 2 एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक, acceleration of a block down a rough inclined plane, down a rough inclined plane। तो हमारे पास एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, समथिंग लाइक दिस। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को थीटा बोल देता हूं। देन यू हैव अ ब्लॉक, इस पे एक ब्लॉक है, लेट अस से सम ब्लॉक। आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज mg, ये वेट है mg, और इसके कंपोनेंट्स तो अभी आपको अच्छे से पता ही है। तो मुझे पहले बताओ, विच इज दिस कंपोनेंट? mg cos एंड दिस इज mg sin। तो mg cos और ये हो गया mg sin, और ये कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। अब क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये नीचे आ रहा है, इट इज कमिंग डाउन, इट इज कमिंग डाउन, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? ऊपर। तो फ्रिक्शन विल बी अपोजिट डायरेक्शन। और कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन।
तो यहाँ पे हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। गुड, पक्का पक्का। और बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलेरेशन इज डाउनवर्ड्स। तो यहाँ से भी यू कैन से, बताओ क्या करेंगे, mg साइन थीटा माइनस एफ के इक्वल्स टू नेट फोर्स। क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो नीचे के डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है, तो इट इज mg साइन थीटा माइनस एफ के। व्हाट इज नेट फोर्स? ma इक्वल टू mg साइन थीटा, बट एफ के इज म्यू के आर। तो ma इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस म्यू के आर। लेकिन डायग्राम से अगर आप देखोगे तो r इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। सो देयरफॉर यहां से एम 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 तो कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, जी कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। गुड। वैसे म्यू के नहीं भी लिखा, म्यू लिखा तो भी चलता है, क्योंकि तुमको पता है कि मोशन हो ही रहा है, तो इट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। So what is the acceleration of a block down a rough inclined plane? G sin theta minus mu cos theta। पक्का पक्का, यहाँ तक क्लियर है 100%। अब इसके बाद का केस था अप का। एक्सेलरेशन एक्चुअली वो रिटार्डेशन है। व्हाट इज रिटार्डेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो मैं अगर एक्सेलरेशन बोल भी रहा हूँ तो वो रिटार्डेशन है, क्योंकि द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप अगेंस्ट टू थिंग्स, अगेंस्ट ग्रेविटी और अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो जब अपोजिंग फोर्सेस हो तो उस केस में स्पीड कम होता है, बढ़ता नहीं है। गुड। तो रिमेंबर वो एक्चुअली रिटार्डेशन है, तो याद रखना दैट इज रिटार्डेशन। तो मैं उसको एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ क्योंकि इट इज जस्ट नेगेटिव, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो तुमको एक्सेलरेशन बोलना तो भी चलेगा, रिटार्डेशन बोलना तो भी चलेगा। तो रिटार्डेशन ऑफ अ ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन। अप द इंक्लाइन प्लेन। तो हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ऑफ कोर्स इसके ऊपर एक ब्लॉक है, दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। देन यू हैव अ ब्लॉक, यहाँ पे एक ब्लॉक है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा एक ब्लॉक है यहाँ पे। गुड। देन अभी वो बेसिक कंपोनेंट्स तो तुम सबको पता ही है, तो मैं अभी बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट यू शुड नाउ स्टार्ट इमेजिन ऑल दिस कंपोनेंट्स। हर बार डायग्राम ड्रॉ करना इज नॉट अ गुड थिंग। तुमको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के तुमको भी कंपोनेंट्स करते आने चाहिए विदाउट डायग्राम्स। गुड। तो अभी आई एक्सपेक्ट दैट यू नो ऑल ऑफ दिस, तुमको पता ही है ये एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, एंड देन यू हैव नॉर्मल रिएक्शन आर। आप फाइंड कर रहे हो रिटार्डेशन ऑफ अ ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन, अप, राइट। तो बॉडी इज गोइंग अप, बॉडी गोइंग अप, तो फ्रिक्शन इज डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स आएगा, तो फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे। और एक काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के, और बॉडी जा रहा है ऊपर, तो नेट फोर्स तो ऊपर के डायरेक्शन में है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, एफ के, सॉरी एफ इक्वल्स टू फोर्स इन अपर डायरेक्शन, नेट फोर्स इक्वल्स टू एफ के प्लस एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा प्लस एफ के। This is ma, it is mg sin theta plus mu k r, तो ma equals to mg sin theta plus mu k mg cos theta, mm cancel, a equal to g कॉमन आ गया, sin theta plus mu k cos theta. So this is the retardation of the block of the inclined plane. इतना हमने कल के लेक्चर में देखा था, अब ये रिवाइज करके देना, इट इज इम्पॉर्टेंट, इट वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगला जो टॉपिक है विच इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो इन इक्वेशंस के बिना नहीं समझ में आता है। तो लेट अस गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। इसमें भी हम लोग दो केसेस देखेंगे। नंबर वन, अप द इंक्लाइन प्लेन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन अप ओवर अ रफ सरफेस, अप द इंक्लाइन प्लेन। तो पहला केस है इसमें ओवर अ रफ इंक्लाइन प्लेन,
ओवर अ रफ इंक्लाइन प्लेन। और याद रखना यहाँ पे अप की ही बात होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर ही ले जा रहे हो। ओवर अ रफ इंक्लाइन प्लेन। टाइटल में एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। क्या फाइंड करना है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। नो, कीप दिस इन माइंड, आपको फाइंड करना है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो लेट अस टेक अगेन एन इंक्लाइन प्लेन। अभी मैं सारे कंपोनेंट्स नहीं ड्रॉ करने वाला, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट आई विल ड्रॉ। सो लेट अस से दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हमको यहां से ऊपर ले जाना है थ्रू सम डिस्टेंस s। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना है? s। और ये एंगल कितना है? थीटा। पक्का पक्का, गुड। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, F इनटू s। बराबर, पक्का पक्का। एक्चुअली इट इज F बार डॉट S बार। रियलिटी में होता है F बार डॉट S बार। फिर ये होता है Fs cos थीटा, where theta is the angle between force and displacement। अब थोड़ा इमेजिन करोगे तो फोर्स भी मैंने ऐसे ही लगाया है ना, दिस इज द फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना है? 0। व्हाट इज cos 0? 1। पक्का। तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, डायरेक्टली बोल दिया F इंटू एस, क्योंकि वही आने वाला है ना, cos 0 विल बिकम 1, तो F इंटू एस। गुड। व्हाट इज F? MA, M इंटू A, एम ए इंटू एस। सही है। ये ब्लॉक अब जा रहा है क्या? हाँ, तो अब जा रहा है तो ये एक्सेशन होगा g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। बस ये इक्वेशन तुमको याद होंगे ना, डायरेक्ट काम हो जाएगा तुम्हारा। तो यू हैव m, ये g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इंटू एस। पक्का। अब एक काम करते हैं, एम जी एस को पहले टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एम जी एस साइन थीटा प्लस एम जी एस को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एम जी एस म्यू के कॉस थीटा। बराबर, दिस इज टोटल वर्क डन। आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे, जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे थे तो क्योंकि ये सरफेस रफ था तो फ्रिक्शन ने अपोज किया। फ्रिक्शन ने क्या किया? अपोज। तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हो तो रेजिस्टिव फोर्स है, वो क्या कर रहा है? अपोज। तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी के भी अगेंस्ट जा रहा है, तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब आपके पास ऐसा इक्वेशन हो एक्सेलरेशन का अप द इंक्लाइन प्लेन, उसमें दो टर्म्स है, एक है विदाउट म्यू और एक है विथ म्यू। जो विदाउट म्यू है वो टर्म किसके लिए होता है? ग्रेविटी। और विथ म्यू किसके लिए होता है? फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अभी आपके पास वर्क डन में दो टर्म बन गए, एक में म्यू नहीं है और एक में म्यू है। तो जिसमें म्यू नहीं है वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, और जिसमें म्यू है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। तो यू कैन से ये जो पहला टर्म है दिस इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी प्लस दूसरा टर्म है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो यहाँ से तुमको मिल गया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इक्वल्स टू एम जी एस साइन थीटा, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी एस म्यू के कॉस थीटा। गुड। अब जो आपका 12th स्टार्ट होगा उसमें पहला चैप्टर हम लोग जो देखते हैं वो है रोटेशनल डायनामिक्स। अब रोटेशनल डायनामिक्स में ऐसा एक सिचुएशन तभी भी आता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आइडियली सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे है, मान लो माई हैंड इज ग्राउंड रेफरेंस लेवल। गुड। इसको मुझे यहाँ से यहाँ ले जाना है, आई हैव टू टेक इट टू सम हाइट। अपने आप जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। वर्क हो गया, बट वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। वेयर इज दैट एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो वर्क किया मैंने वो किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल। तो वर्क बिकम्स mgh। mg। हाँ, तो फिर ये भी तो mgh बनना चाहिए था ना। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हमेशा क्या होता है? mgh बनना चाहिए था, बना। कैसे बना जरा देखो। if I say this is the height h, ये थीटा है, ये s है, ये h है। व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन, तो व्हाट इज s into sin theta? h। तो व्हाट इज दिस? h। तो कुछ नया नहीं था, वही है।
सिर्फ सोचने का थोड़ा सा हमने तरीका चेंज किया, तो इट इज द सेम थिंग। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो भी तुमने वर्क किया, वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो वर्क किसमें स्टोर हो गया, ऑब्जेक्ट में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो mgh ही है, सिर्फ यहाँ पे जो h है वो क्या आ रहा है, s sin थीटा। पक्का पक्का, गुड। व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, mgs म्यू के cos थीटा। दूसरा केस, इसमें कोई दूसरा केस है ही नहीं आइडियली स्पीकिंग, सिर्फ वो क्या होता है कि बुक्स के लिखने का तरीका होता है, दो केस बता देते हैं। जितने ज्यादा केसेस बताएंगे उतना ज्यादा तुम डरोगे, डरने का कोई काम ही नहीं है, दो केस है ही नहीं। अच्छा तुम बताओ मेरे को, ये इंक्लाइन प्लेन था, तो हमने इंक्लाइन प्लेन पे जब ऑब्जेक्ट को मूव किया तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी हुआ और अगेंस्ट फ्रिक्शन भी। नाउ टेल मी, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वर्क डन सिर्फ किसके अगेंस्ट होता, ग्रेविटी, करेक्ट, राइट। और अगर इस इंक्लाइन प्लेन को मैं ऐसा कर दूं, हॉरिजॉन्टल कर दूं, करेक्ट, तो हाइट चेंज हो रहा है क्या, नहीं, और सरफेस को मैंने रफ कर दिया, फ्रिक्शन है क्या, हाँ, तो वर्क डन अगेंस्ट ओनली फ्रिक्शन। फिर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा क्या, नहीं, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं होगा, उसका कंडीशन क्या है, थीटा शुड बी जीरो, थीटा शुड बी जीरो, थीटा शुड बी जीरो। डाल के देखो, व्हाट इज साइन जीरो, जीरो, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज जीरो, तो बचा क्या फिर, only the second term work done against friction. What is cos 0? 1. So what is work done against friction? mgs mu. करेक्ट, गुड। और एक स्टेप और आगे जाके सोचोगे वो भी नहीं करना था। जब तुम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तो तुमको मैंने बता दिया था, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सिर्फ म्यू जी आता है। क्या आता है, म्यू जी, ए इक्वल टू म्यू जी ऑन विच सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो cos 0 की वैल्यू 1 होने के बाद वही तो बच रहा है ना, mgs म्यू, यहाँ पे भी क्या आया, mgs म्यू। तो जो सेकंड केस है वो सेकंड केस है ही नहीं, इट इज जस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द फर्स्ट केस, ठीक है। अभी आपके नोट्स में दिया है तो देख लेते हैं। ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस मैं प्रॉपरली बता देता हूँ आपको कि थीटा की वैल्यू 0 है, तो साइन थीटा की वैल्यू भी 0 है, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, 0, बिकॉज इट इज mgs साइन थीटा, तो ये आ गया 0। व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इट इज mgs म्यू इनटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1, तो mgs म्यू के, राइट। सो देयरफॉर द टोटल वर्क डन इज जस्ट वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हुआ नहीं है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट का हाइट चेंज किया ही नहीं है। पक्का, गुड, पक्का पक्का सर, यहाँ तक क्लियर, 100% क्लियर। ओके, तो यहाँ तक पूरा पूरा क्लियर, पक्का पक्का, गुड। तो अगला टॉपिक आपका, तो हियर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ टॉपिक का, क्योंकि वहाँ पे एक टॉपिक है मोशन ऑफ 2 ब्लॉक्स, एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, वो थोड़ा सा हाई लेवल है, वो मैं लास्ट लेक्चर विच इज टुमारो तो उसमें कंटिन्यू करेंगे थ्योरी पार्ट। अभी जाते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज मिनिमम मास हंग फ्रॉम द स्ट्रिंग टू जस्ट स्टार्ट द मोशन। minimum mass hung from the string to just start the motion। अभी ये टॉपिक समझा तो तुमको अगला टॉपिक समझेगा, क्योंकि मैं अगले टॉपिक को इसी कॉन्टेक्स्ट में सिखा दूंगा, दोनों चीज सेम है, सिर्फ वापस बात वही है, सोचने का तरीका अपना अपना है। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लिटिल बिट, तुमको समझ में आएगा कि लगभग जितने भी टॉपिक है उसके आधे ही इन एक्चुअल टॉपिक है, बाकी उसके स्पेशल केसेस है। तो ये पहला, ये इसमें भी 2 केस है। सो मिनिमम मास हंग फ्रॉम द स्ट्रिंग टू जस्ट स्टार्ट द मोशन। अभी इसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऑफ कोर्स रफ, क्योंकि फ्रिक्शन की बात करें तो रफ होना ही चाहिए। उसके ऊपर एक तुमने ब्लॉक रख दिया विद मास m1, वहाँ से एक स्ट्रिंग निकाला,
एक पुली के ऊपर से पास किया और दूसरा मास हैंग हो रहा है नीचे, करेक्ट, गुड। तो दूसरा जो मास है उसको मैं m2 नाम दे देता हूँ। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m2 सो दैट ये जो m1 था सरफेस के ऊपर वो क्या होना चाहिए, जस्ट मूव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जस्ट मूव। तो इसमें पहला केस है व्हेन द मास m1 इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, when a mass m1 is placed on a rough horizontal surface, on a rough horizontal surface, तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ऐसा, और एक कौन है, रफ है। रफ रफ मतलब फ्रिक्शन है क्या, हाँ। यहाँ पे पुली लगा दिए, यहाँ पे एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक है जो हैंगिंग है, देखते हैं, गुड। अभी अकॉर्डिंग टू द टाइटल व्हाट दे आर टेलिंग यू इज व्हेन अ मास m1 इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ये कौन है, m1 है, वेरी गुड। देन एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग रस्सी जब पुली के ऊपर से पास हुआ, इट इज पासिंग ओवर द पुली, ऐसा पुली के ऊपर से पास हुआ और यहाँ पे है m2। ध्यान दो, मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछ लूंगा, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड। पहले तो अच्छे से समझ लो कि अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ होता, स्मूथ होना मतलब फ्रिक्शन नहीं होना, उस केस में m2 की वैल्यू कुछ भी हो, द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, क्योंकि मोशन को अपोजिशन नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सरफेस स्मूथ नहीं है तो वहां पे क्या है, फ्रिक्शन। क्या है वहां पे, तो फ्रिक्शन होने की वजह से ये मास के ऊपर अब डिपेंड करेगा कि ये ब्लॉक m1 मूव होगा कि नहीं होगा। तो व्हाट यू शुड डू इज यहाँ पे मास बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस मास m1 विल जस्ट मूव, बराबर, करेक्ट। तो वही तो पूछा है कितना मास होना चाहिए m2, और इट इज टू सिंपल। सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। इसका वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ दिस, m2g, एक्सेलेंट। और ये रस्सी सेम है ना, हाँ, टेंशन, टेंशन इज अपवर्ड्स, राइट, और क्योंकि रस्सी सेम है तो टेंशन T। अभी जो टेंशन T फोर्स है ये टू द राइट है, तो ये ब्लॉक को कहाँ खींचने की कोशिश कर रहा है, आगे, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, पीछे, तो ये आएगा फ्रिक्शन। ये लेकिन ये फ्रिक्शन पता है कौन सा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। क्यों लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो सारा का सारा यहाँ पे ऑल द प्ले इज इन वर्ड्स, तुमको ये वर्ड्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जस्ट बोला मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यूज होगा, काइनेटिक नहीं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में दोनों दे देते हैं आपको, काइनेटिक फ्रिक्शन का भी कोएफिशिएंट दिया है, स्टैटिक का भी दिया है, और जस्ट वर्ड यूज किया है, तो किसका वैल्यू, किसका किसका, म्यू है, स्टैटिक, करेक्ट। अब इक्वेशन बनाएंगे कैसे, एंड ऑफ कोर्स obviously you should know this is normal reaction R1 which is Mg1, good। तो बताओ what you are supposed to find out, क्या फाइंड करना है, मिनिमम मास m2, वो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले m2g ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन, तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2g, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यही टेंशन को किसने बैलेंस कर दिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन ने, तो टेंशन इज आल्सो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू यू हैव लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स इक्वल्स टू m2g। बट व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स, म्यू s, फोर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। किसका नॉर्मल रिएक्शन, m1, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन m1 पे लग रहा है, m2 पे नहीं है, m2 इज हैंगिंग, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, R1 इक्वल टू क्या, m2g, तो म्यू s, बट व्हाट इज R1, R1 इक्वल्स टू m1g, तो ये आ जाएगा m1g इक्वल्स टू m2g, g और g कैंसिल, therefore m2 equals to mu s times of m, बन गया। This is the minimum mass that needs to be hanged so that m1 starts moving। एक एग्जांपल बताता हूँ। Let us say a mass of 10 kilogram is kept on a rough horizontal surface
करेक्ट, विथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द सरफेस बीइंग 0.5, कितना 0.5, हाउ मच मास शुड बी हैंग्ड थ्रू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग सच दैट m1 स्टार्ट्स मूविंग 5, 0.5 into 10, राइट, तो कम से कम 5 किलो लगेगा यहाँ, राइट। सिर्फ वर्ड्स को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सरफेस पे कौन सा मास है m1, तो उसकी वैल्यू कितनी थी 10, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना था 0.5। चलो इसको मॉडिफाई करता हूँ, 20 किलोग्राम एंड 0.2 कितना 4, करेक्ट, गुड, पक्का, डन। अब इसी का एक दूसरा केस, अभी हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, अब इंक्लाइन प्लेन ले लेंगे, तो केस नंबर 2, व्हेन मास m1 इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, when mass m1 is placed on a rough inclined plane, दूसरी बार गिर रहा है वो, तीसरी बार गिरना नहीं चाहिए। तो दिस इज एंगल, लेट अस सेट थीटा, गुड, एंड ये ऐसा ले लेते हैं, देन हमारे पास m1 जो इट इज प्लेस्ड ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन, ऐसा प्लेस्ड है, m2 इज हैंगिंग, ऑफ कोर्स देयर इज अ पुली, देयर इज अ स्ट्रिंग, ऐसा एक स्ट्रिंग है, ओके, गुड, गुड, दिस इज m2, दिस इज m1। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको m1 पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज वेट, उसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। मैं अभी डायरेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ, सीधा सीधा, ये कौन है m1g साइन थीटा, ये कौन है m1g कॉस थीटा, m1g कॉस थीटा, बराबर। तो ये आ गया आपका m1g कॉस थीटा, ये कौन है r1, और ये कौन है m2g, ये कौन है टेंशन, ये भी कौन है टेंशन, गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर, ये सारे के सारे डायग्राम में डायरेक्ट आने चाहिए, यू शुड नो m1g sin थीटा, m1g cos थीटा और r1 आर बैलेंसिंग ईच अदर, तो r1 इक्वल टू m1g cos थीटा, m2g इक्वल्स टू टेंशन, एंड टेंशन इज आल्सो इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि अब ये टेंशन उसको ऊपर पुल करने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रिक्शन उसको नहीं होने देगा, क्योंकि ये वर्ड जस्ट यूज हुआ था ना, जस्ट FL, गुड, पक्का पक्का, यहाँ तक क्लियर है क्या, श्योर श्योर। आई एम गोइंग एट हाफ द स्पीड, लास्ट ईयर मैंने ये पूरा थ्योरी 2 लेक्चर में खत्म किया था, सो आई एम ऑलरेडी गोइंग एट हाफ द स्पीड, इट इज जस्ट क्योंकि तुमको कंपोनेंट्स याद होने चाहिए, हर बार हम एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि रिमेंबर यू हैव मैक्सिमम ऑफ 2 मिनट्स पर एवरेज टाइम, बोल रहा हूँ जेई वालों के लिए, मैक्सिमम ऑफ 2 मिनट्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन, नीट वालों के लिए उतना भी नहीं होता है, तो यू हैव टू नाउ ऑनवर्ड कंपोनेंट्स डायरेक्टली याद होने चाहिए। अब कंपोनेंट्स याद हो ना तो इक्वेशन अपने आप बन जाते हैं। चलो बताओ m2g इक्वल टू व्हाट, t, तो t इक्वल टू क्या आ गया m2g, इक्वेशन 1, बट t इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन प्लस m1g sin थीटा, एक्सीलेंट। तो फ्रॉम, मैं तुमको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले पूरा सॉल्व करते हैं फिर बताता हूँ। From 1 and 2 you have m2g equals to FL plus m1g sin theta, वेरी गुड। ये FL क्या है, म्यू, हाँ ठीक है, म्यू एस इंटू R1, क्योंकि फ्रिक्शन फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है, प्लस m1g sin थीटा, तो m2g इक्वल्स टू म्यू एस, व्हाट इज R1, m1g cos थीटा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे जो R1 होता है वो होता है m1g cos थीटा, m1g cos थीटा प्लस m1g sin थीटा, पक्का पक्का, गुड।
अब यहाँ से G और G और G तो कैंसल कैंसल कैंसल, तो ये हो गया आपका M2 इक्वल टू, बताओ M1 कॉमन, G तो कैंसल हो गया राइट, हाँ M1 कॉमन म्यू एस कॉस थीटा प्लस प्लस साइन थीटा, तो ये आएगा करेक्ट। वापस बात वही हो गई, केस यही है, पहला वाला स्पेशल केस है। क्यों? अभी इमेजिन करो कि अगर ये इंक्लिनेशन नहीं होता तो थीटा की वैल्यू क्या होती, इफ यू पुट थीटा इक्वल टू 0 तो साइन 0 इज 0 और कॉस 0 इज 1, तो m2 इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ m1, तो वही तो था। तो विच मीन्स व्हाट डज दैट मीन इज कि तुमको आइडियली स्पीकिंग सारे फॉर्मूला इंक्लाइन प्लेन के लिए ही बनाने चाहिए, सिर्फ उसमें थीटा की वैल्यू 0 कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए अपने आप बन जाएगा। तो जितने भी केसेस हमने देखे कल से आज तक और जो आपके मॉड्यूल्स में है, सारे के सारे केसेस में हॉरिजॉन्टल के लिए सॉल्व करना ही नहीं, किसके लिए करोगे, सिर्फ इंक्लाइन प्लेन के लिए। उसमें थीटा की वैल्यू 0 सेट कर दिया तो बन गया हॉरिजॉन्टल सरफेस, पक्का पक्का, गुड। और अगर थीटा की वैल्यू 0 डाल दी तुमने, इसका मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो ही नहीं रहा है, तो वर्क इज ओनली अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्लियर यहाँ तक, गुड गुड देन। तो ये ट्रिक बन गया आपका, दिस इज शॉर्टकट नाउ। अगला टॉपिक है maximum length of hung chain, very good, maximum length of hung chain, maximum length of hung chain। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है करेक्ट, इसके ऊपर एक चेन है, चेन। अब ये तो तुमने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया होगा तो घर पे जाके कर लेना। टेबल लेना, टेबल के कॉर्नर पे एक चेन ऐसा लटका देना, सम पार्ट शुड बी हैंगिंग, तो जितना हैंगिंग पार्ट नीचे बढ़ता जाएगा ना, एट अ पर्टिकुलर स्टेज द चेन विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। तो नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आई हैव अ चेन, ऐसा एक चेन है, इसको यहाँ छोड़ दिया। अब इमेजिन करने में दिस इज अ चेन, आई नो आई एम वेरी पैथेटिक एट ड्राइंग, मुझे पता है, गुड ड्राइंग बाय द वे, अच्छा है, गुड। अब आइडियली सोचो, ये जो हैंगिंग पार्ट है, इस हैंगिंग पार्ट का जो वेट है वो डिसाइड करेगा कि ये पूरा चेन स्लाइड डाउन होने वाला है कि नहीं, इसलिए क्या बोला है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ हंग चेन। तो मैक्सिमम कितना लेंथ हैंगिंग हो सकता है सो दैट ये जो पूरा चेन है वो स्लाइड डाउन नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ फॉर विच द चेन डज नॉट स्लाइड डाउन, what is the maximum length hanging for which the chain does not slide down। अब वो कैसे वर्कआउट करते समझो। आप एक काम करो, ये जो पूरा चेन है इसके लेंथ को कुछ तो मान लो, नोटेशन वहाँ पे स्मॉल एल दिया है आपके नोट्स में, और मैं भी जानबूझ के आपके मॉड्यूल्स का नोटेशन फॉलो भी नहीं करने वाला, क्योंकि एट सम स्टेज यू हैव टू लर्न कि नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट्स हमको पता होने चाहिए। लेट अस से द हैंगिंग पार्ट इज स्मॉल एल, इसको नाम देता हूँ L2। तो अगर 10 मीटर का चेन था, उसमें से 2 मीटर हैंगिंग है, तो ऊपर कितना है, 8। तो अगर L मीटर का, कैपिटल L मीटर का चेन था, उसमें से स्मॉल l हैंगिंग है, तो ऊपर कितना है, L माइनस L, इसको मैं बोल देता हूँ L1, बराबर, गुड, श्योर। अब हाउ टू यूज शॉर्टकट्स, व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न, चेन भूल जाओ, इधर आ जाओ, ये तो पता है तुमको। So what was the minimum mass hanging for which M1 will just start moving? M2 equal to mu into M1, mu s into M1। तो सीधा वही यूज कर लेता हूँ। We know that। What do we know is M2? M2 is the hanging part equal to mu s times of M1। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा M2 by M1 equal to mu s, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर, 100%। अब यू नो हमने 3 टाइप के डेंसिटीज देखी थी। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है लाइक अ रॉड,
जैसे पेन हो गया, इमेजिन ये पेन एक रॉड है, इमेजिन इसका टोटल मास 10 किलोग्राम है, कितना 10 किलोग्राम, और टोटल लेंथ 2 मीटर है, कितना 2 मीटर, तो हर एक मीटर में कितना मास हो गया 5, उसको बोलते हो लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, करेक्ट। तो डू यू थिंक चेन चेन इज लाइक 1D ऑब्जेक्ट, लीनियर ऑब्जेक्ट? हाँ, तो उस केस में जो डेंसिटी होगा, लीनियर डेंसिटी लैम्डा, वो कैसे डिफाइन करोगी? मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन सम लेंथ, लेंथ को एल डैश बोल देता हूँ यार, करेक्ट। अब ये जो पार्ट हैंगिंग है और जो पार्ट ऊपर के टेबल पे, वो सेम चेन का है कि नहीं? सेम चेन है ना, कि अलग अलग चेन है? सेम है, तो डेंसिटी सेम है कि नहीं? हाँ, तो सेम डेंसिटी है, तो डेंसिटी सेम होने की वजह से ये कांस्टेंट हुआ, तो m प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? लेंथ, एल डैश मतलब लेंथ, तो देयरफॉर यू कैन से मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सही बात है, जितना ज्यादा लेंथ हैंगिंग होगा उतना ज्यादा मास होगा, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यस और नो? यस, मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पक्का, गुड। अब मुझे बताओ, अगर मुझे मास प्रोपोर्शनल टू लेंथ मिल गया, तो मुझे बताओ कि m2/m1 क्या आएगा? L2/L1, वेरी गुड, बट व्हाट वाज L2? स्मॉल l, स्मॉल l, व्हाट इज L1? L minus small l, equation number 2. From equation number 1 and 2, 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है क्या? तो राइट हैंड साइड सेम होगा, तो therefore from 1 and 2, from equation number 1 and 2, from equation number 1 and 2, you have mu s equal to L, कैपिटल L माइनस स्मॉल l, तो इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो म्यू एस एल माइनस म्यू एस स्मॉल एल इक्वल टू स्मॉल एल। तुमको क्या फाइंड करना था? मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हंग चेन, मतलब क्या फाइंड करना है? स्मॉल एल, इसको वहां ले जाओ, तो म्यू एस एल इक्वल टू, ये उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, म्यू एस स्मॉल एल प्लस एल, तो स्मॉल एल कॉमन, तो देयरफॉर यू हैव म्यू एस एल इक्वल टू, एल कॉमन आ गया, म्यू एस प्लस 1, सो देयरफॉर स्मॉल एल इक्वल्स टू, बताओ क्या आया? म्यू एस एल अपॉन म्यू एस प्लस 1, डन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हंग चेन। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से मेरे पास टोटल चेन का लेंथ था 10 मीटर, कितना था? 10 मीटर। वो जिस टेबल पे रखा है, उस चेन और उस टेबल में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.5, कितना है? 0.5, कितना है? 0.5। तो मुझे बताओ व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ व्हिच कैन हैंग विदाउट मूविंग द चेन? इसकी वैल्यू कितनी बोली मैंने? 0.5। इसका कितना बोला? 10, तो 0.5 into 10 is 5, कितना बोला? 10 बोला ना वो, अरे 10 मीटर बोला ना चेन, और ये कितना बोला, तो कितना हो गया? तो 0.5 प्लस 1 कितना होता है? 1.5, कितना? ऊपर कितना था? 5, नीचे कितना था? 1.5, तो 50/15, और 50/15, अरे 50/15, 10/3, 3.33, तो कितना हैंग हो सकता है? 3.33, उससे ऊपर गया तो चेन विल कम डाउन, और टेबल पे कितना रहेगा फिर? 6.667, करेक्ट। तो डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आएंगे अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड वेज, एक दो टॉपिक मैं जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बताया, एक दो मैं जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ, वो हम क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड वेज, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड वेज। अब जिसको ये वेज मतलब क्या पता नहीं, उनके लिए ये जो तुम कब से इंक्लाइन प्लेन ले रहे हो ना, इसको नाम है वेज। क्या बोलते हैं इसको? वेज। तो इंक्लाइन प्लेन का ही नाम क्या है? वेज। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड वेज। तो आप कैसा करते हैं समझ लो। यहाँ पे आप दो केसेस लेते हो, दो, टू, दोनों में वेज सेम है,
वेज सेम होना मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है। सिर्फ पहले केस में वेज इज स्मूथ, दूसरे केस में वेज इज रफ। करेक्ट। सेम वेज है मतलब इंक्लाइन प्लेन सेम है, मतलब प्लेन का लेंथ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हाइट सब कुछ सेम है। सिर्फ पहले केस में स्मूथ था मतलब फ्रिक्शन नहीं था, और दूसरे केस में रफ है तो फ्रिक्शन है क्या? हाँ। तो पहले केस में अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को रख दूं तो वो नीचे स्लाइड डाउन होगा, इट विल टेक सम टाइम टू कम डाउन। यस। दूसरे केस में जो रफ था उसमें एक ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, द ऑब्जेक्ट विल स्लाइड डाउन, राइट, इट विल टेक सम टाइम टू कम डाउन। तो दोनों में से कौन सा केस में टाइम ज़्यादा लगेगा? रफ। करेक्ट। गुड। तो जब तुमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना होता है बिटवीन बॉडी एंड वेज, तो तुम यही अप्रोच यूज करते हो। तुम दो केस लेते हो, एक में स्मूथ सरफेस होता है, एक में रफ सरफेस होता है। दोनों केसेस में टाइम फाइंड करते हो और उस टाइम से तुम फाइंड करते हो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो चलो देखते हैं दो केसेस अब। तो दिस इज एंगल थीटा, ये केस ए है फॉर स्मूथ वेज। लेट्स से द वेज लेंथ इज एस, ये एस है। देन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज ओवर हियर एट द टॉप, एट द टॉप। गुड। वो यहां से यहां आने वाला है बॉटम पे। देन केस टू, अब केस टू में ऐसा ही है, सिर्फ यू हैव नथिंग बट अ रफ वेज। तो केस बी इज रफ वेज। एक एक करके देखते हैं। इनिशियल स्पीड इज 0, यहाँ पे कुछ फाइनल स्पीड होगा भी। लेट अस से पहले केस में t इज अ टाइम टेकन फॉर दिस ब्लॉक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ s एंड रीच द ग्राउंड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस कवर्ड? s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। गुड। तो पहले केस में हम लोग लिखेंगे s इक्वल टू ut plus 1/2 at square, where u is 0. What is a in this case? m बोल दिया तो तुम फोर्स की बात कर रहे हो, g sin थीटा। चलो कोई बात नहीं। डू यू रिमेंबर व्हाट इज एक्सेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कमिंग डाउन द प्लेन? डाउन आज ही देखा था, कल भी देखा था, रिवाइज करवाया था आज। g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। म्यू तो नहीं है ना, स्मूथ है, तो क्या बचा? हाँ कि ना? स्मूथ है तो म्यू के की वैल्यू क्या है? तो क्या बचा? बस मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बचा? क्या बचा? हाँ तो जी साइन थीटा। हम्म। सो एक्सेलरेशन of an object down a smooth wedge is g sine theta. Good. So therefore s equal to 0 plus half g sine theta t square. So s equals to half g sine theta t square. Equation number 1. पक्का पक्का। गुड। देन दूसरे केस में, रफ के केस में, आपने ही मुझे बताया कि रफ के केस में ना, रफ के केस में टाइम ज़्यादा लगेगा, हाँ कि ना? क्योंकि मोशन को अभी अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी u क्या था? 0। सिर्फ जो टाइम है ना t डैश, ये पहले केस के कंपेरिजन में ज़्यादा है, n इंटू टी, वेयर n कैन बी एनी नंबर ग्रेटर देन 1। हो सकता है पहले केस में 1 सेकेंड लगा, दूसरे केस में 2 सेकेंड लग गए, तो n की वैल्यू 2। हो सकता है दूसरे केस में 3 सेकेंड लग गए, तो n की वैल्यू 3। तो n इज एनी नंबर, मैंने इंटीजर नहीं बोला, मैंने बोला एनी नंबर ग्रेटर देन 1। गुड। अब इस केस में वापस से अगर मैं s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर लगा दूँ, ए टी डैश स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड केस में टाइम कितना लग रहा है? टी डैश। u कितना है? ये कितना है? जी साइन थीटा
माइनस माइनस प्लस नहीं, प्लस ऊपर के लिए होता है, माइनस म्यू कॉस थीटा। वेरी गुड। एन टी डैश कितना है, एन टी। तो यू हैव therefore s equal to 0 plus 1 by 2, 0 plus 1 by 2 a. What is a? G sin theta minus mu cos theta into t dash square. What is t dash? Nt. So n square t square. Good. So you have s equals to half g, चलो g से मल्टीप्लाई कर, हाफ g से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाफ g साइन थीटा माइनस हाफ g म्यू कॉस थीटा। आई नो एन स्क्वायर टी स्क्वायर बाकी है, मुझे पता है, तो आई नो ये थीटा है, ये भी पता है। तो एक काम करता हूँ, ऐसा करते हैं, एन स्क्वायर टी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं इसको, थीटा एन स्क्वायर टी स्क्वायर, पक्का पक्का। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। यू सी पहले केस में डिस्टेंस कवर्ड कितना था, s, सेकंड केस में कितना है, s। तो 1 and 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम। तो फ्रॉम 1 and 2 s इज हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा क्या आएगा, हाफ जी साइन थीटा एन स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस हाफ जी म्यू कॉस थीटा एन स्क्वायर टी स्क्वायर। गुड, पक्का पक्का पक्का। अभी एक काम करो, इसको उधर ले जाओ और इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, और उससे पहले जो जो कैंसिल होता है कैंसिल करो। क्या कैंसिल हो रहा है, हाफ जी हाफ जी हाफ जी, उसको कैंसिल कर देते हैं, टी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, यस। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा, साइन थीटा इक्वल टू हाफ जी, ये गया साइन थीटा इंटू एन स्क्वायर, साइन थीटा इंटू एन स्क्वायर, इधर क्या बचा, म्यू कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर, तो माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर। तुमको म्यू चाहिए था, क्या चाहिए था, म्यू, क्या चाहिए, म्यू, उसको भूलना नहीं, इसको इधर लाओ। तो म्यू कॉस थीटा एन स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा एन स्क्वायर माइनस साइन थीटा, पक्का पक्का। गुड। तो देयरफॉर यू हैव म्यू कॉस थीटा एन स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा कॉमन, एन स्क्वायर माइनस 1, कॉस थीटा वहां गया, साइन अपॉन कॉस कितना, tan। और एक काम करता हूँ, ये एन स्क्वायर है ना, इसको भी शिफ्ट कर देता हूँ, तो एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, क्योंकि ये एन स्क्वायर को भी मैंने शिफ्ट कर दिया, हो गया। तो ये आ गया म्यू इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, ये आ गया आपका म्यू वैल्यू। देखो ऐसा इक्वेशन है क्या, है, होगा ये, है। सिर्फ इधर ये ना एन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके लिखा होगा, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, बराबर, पक्का। गुड। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो भी समझ लो। तुमको क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड वेज। तो मैं पहले पूरा तुमको डेरिवेशन समझा देता हूँ। कुछ नहीं है, दो वेज लिए, सेम वेज है, एग्जैक्टली सेम वेज है, पहले केस में स्मूथ था, दूसरे केस में फ्रिक्शन ऐड कर दिया, मतलब दूसरे केस में रफ कर दिया तुमने। तो पहले केस में और दूसरे केस में कुछ चीजें कॉमन है, थीटा, यू एंड एस, राइट। तो पहले केस में ऑफ कोर्स जब बॉडी स्लाइड डाउन हो रहा है तो इट विल टेक लेस टाइम बिकॉज द वेज वाज स्मूथ, दूसरे केस में इट विल टेक मोर टाइम, करेक्ट। तो पहले केस में एस इक्वल टू यू टी प्लस 1 ऑफ ए टी स्क्वायर लगाया, यू की वैल्यू क्या हो गई, 0, और ये क्या था, जी साइन थीटा, क्योंकि स्मूथ था। तो एस इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, पक्का। दूसरे केस में तुमने वापस एस इक्वल टू यू टी प्लस 1 ऑफ ए टी स्क्वायर लगाया, उसमें से यू तो 0 है तो पहला टर्म गया, करेक्ट। तो एस इक्वल टू हाफ ए आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और टी डैश स्क्वायर वॉज एन स्क्वायर टी स्क्वायर। पहला केस का एस और दूसरे केस का एस सेम है, तो डिस्टेंस सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। वो इक्वेट करके सब सिंप्लीफाई करके तुमने बना लिया एक इक्वेशन फॉर म्यू। अब इसको यूज कैसे करते हैं, अगर ऐसा बोला होगा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन
the object and a wedge having angle of inclination, let us say 45. कितना? 45, provided that the object takes twice time to come down on a rough plane compared to the smooth, मतलब compared to without friction, right? तो बताओ क्या आएगा आंसर? तो tan ऑफ 45 इज 1, मैंने 45 सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए बोला क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 1 माइनस ट्वाइस हुआ था 1/4, व्हाट इज 1/4? 3/4, 0.75, करेक्ट? so that's how you can find out coefficient of friction। अब उसके बाद है stopping of block due to friction। stopping of block due to friction, इसमें भी दो केसेस लेंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, एक होगा इंक्लाइन प्लेन पे। तो पहला है ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब ऑन हॉरिजॉन्टल रोड आल्सो, एक ही बात है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। अब ये रोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लॉक की जगह पे तुम गाड़ी इमेजिन करते हो और सरफेस की जगह पे तुम रोड इमेजिन करते हो। तो आइडिया इज दैट कि हाउ मच डिस्टेंस विल दैट ऑब्जेक्ट कवर ऑन दैट रोड, राइट? करेक्ट। तो स्टॉप होगा ना, तुम गाड़ी का इंजन बंद कर दो तो गाड़ी थोड़ी देर के बाद क्या होता है? स्टॉप होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। तो यहाँ पे सरफेस मतलब रोड और टायर मतलब ऑब्जेक्ट, ब्लॉक। तो ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस बोल दो या ऑन हॉरिजॉन्टल रोड बोल दो, इट इज द सेम केस। अब प्राइमरीली तुमको यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी होती है, एक है स्टॉपिंग डिस्टेंस। मैंने यहाँ पे देखो डिस्टेंस वर्ड यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ बोला स्टॉपिंग, स्टॉपिंग गाड़ी रुकने वाला है। तो दो चीज फाइंड करनी है, कितने डिस्टेंस के बाद रुकने वाला है और कितने टाइम के बाद रुकने वाला है। तो तुमको फाइंड करना है स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम, करेक्ट? तो एक एक करके देखते हैं। पहले फाइंड करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू, हाउ विल यू फाइंड आउट स्टॉपिंग डिस्टेंस? देखो S तुमको चाहिए, ये तो पक्का है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें S आएगा वही यूज होगा, मतलब V इक्वल टू यू प्लस एट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। यू हैव टू इक्वेशन, S इक्वल टू यू टी प्लस 1/8² इज ऑल्सो आउट ऑफ द क्वेश्चन। यूज हो सकता है, देखते हैं। क्यों क्यों आउट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा हूँ? क्योंकि फाइनल स्पीड 0 है, उसका इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है। तो तुमको इक्वेशन वैसे यूज करने होते हैं जिसमें जो पैरामीटर्स इन्वॉल्व है ना उसका इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास होना चाहिए। जब तुम बोलते हो S इक्वल टू यू टी प्लस 1/8², मतलब तुमको U पता होना चाहिए, जो नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता। और टाइम पता होना चाहिए, स्टॉपिंग टाइम, वो भी नहीं पता। तो बचा क्या? V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। अब इसका एडवांटेज क्या है? V पता है, मतलब वो 0 सेट कर दूंगा। S तो वैसे भी फाइंड करना है, और U दे देंगे आपको एक क्वेश्चन में, तो वो दिया होगा। तो you always start by V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। गुड। और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बोलना नहीं, हॉरिजॉन्टल है। तो V इक्वल टू कितना है? 0। A इक्वल टू क्या है? म्यू जी, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अभी मैं कब से बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे A इक्वल टू क्या आता है? म्यू जी। क्या आता है? म्यू जी। चलो अगर तुमको नहीं समझा कहाँ से आया, कोई बात नहीं। इज दैट अ केस ऑफ रिटार्डेशन? यस, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट स्टॉपिंग, मतलब वेलोसिटी कम होने वाला है, तो रिटार्डेशन है, हाँ कि ना? तो अभी जितना तुमको मैंने आज पढ़ाया, स्टार्ट से सोचो कि कहीं हमने रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलेरेशन का इक्वेशन डिराइव किया था क्या? हाँ, कौन से केस में? आप वेरी गुड। वो इक्वेशन क्या था? जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक। वो इंक्लाइन प्लेन था, इंक्लिनेशन 0 कर दो, थीटा 0 डाल दो, डाल दिया? डाल दिया। ए साइन 0 इज 0 प्लस 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 म्यू कॉस 0 इज 1, क्या बचा? क्या बचा? जी इंटू म्यू, क्योंकि साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा था ना। साइन थीटा 0 हो गया, कॉस थीटा 1 हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर म्यू है और बाहर जी है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ए क्या होता है? म्यू जी, रिटार्डेशन।
क्या होता है म्यू जी। तो ऐसा इक्वेशन आ गया वो, पक्का। एडिंग दिस विथ माइनस साइन, माई माइनस रिटार्डेशन, वेरी गुड, क्योंकि रिटार्डेशन है तो माइनस लिख देंगे हम। सो देयरफॉर यू हैव v तो जीरो हो गया, जीरो इक्वल टू u का अभी इंफॉर्मेशन है नहीं तो रखो इसको ऐसा ही, यू स्क्वायर माइनस टू म्यू जी एस। तो देयरफॉर टू म्यू जी एस इक्वल टू यू स्क्वायर, तो s इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी, ये हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस। पक्का, करेक्ट, सही है। और अगर खुद के ऊपर डाउट हो आपको, मुझे तो नहीं है तुमको हो, और नहीं, ये विथ प्रैक्टिस ही होता है ऑनेस्टली। थोड़ा सा तुम जब एक एक टॉपिक पढ़ते हो ना, अब प्रॉब्लम आपकी एज में क्या है, मैं भी था उस एज में, मुझे ही पता है, ये एक नॉर्मल माइंडसेट है, ठीक है ना। एक चैप्टर ऑप्शन में डाल देंगे, होता है ना माइंडसेट, एक चैप्टर छोड़ देंगे ऑप्शन, तुम वो ऑप्शन में डाल के बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि अगर तुमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस को सोचा होगा ऑप्शन में डालने का, गए। अब देखो, अगर मुझे लग रहा है कि सही है कि नहीं पता नहीं, थोड़ा सोचो, म्यू और टू ये तो नंबर्स है, ऊपर कौन है यू, यू मतलब स्पीड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया वो, और नीचे कौन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर गया, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर डिस्टेंस इज इन मीटर, करेक्ट। दिस इज हाउ यू वेरीफाई, और हर बार चेक करते रहना चाहिए कि हमारे इक्वेशन सही बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये गलत हुआ ना, अगला गलत होगा। अब क्या फाइंड करना है पता है, स्टॉपिंग टाइम, क्या फाइंड करना है, स्टॉपिंग टाइम। और देखो जैसे नाम में है, क्या है इसका नाम, क्या है नाम इसका, स्टॉपिंग टाइम। हमारे लिए भी ये टॉपिक स्टॉपिंग टाइम होगा, मतलब दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। आई कैन एक्सटेंड 2 hours। तुम्हारा डाइजेशन पावर कितना है वो है अंडरस्टूड फॉर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड। गुड विथ वर्ड्स, मिस्टर ब्लैक, थोड़ा ध्यान दो। तो बताओ स्टॉपिंग टाइम कैसे फाइंड करोगे। अभी वापस से गो टू काइनेमेटिक्स इक्वेशन, लेट्स सी वन बाय वन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी आई कैनॉट यूज, बिकॉज मुझे यू नहीं पता। s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, थिंक हाँ कि ना, s पता है, यस। s में u आया था, हाँ, तो u पता होने की जरूरत है क्या, नहीं, लेकिन क्या चाहिए तुमको, टाइम, तो टाइम तो होना चाहिए। तो मैं अगर s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर यूज करता हूँ, तो मे बी आई कैन फाइंड इट आउट। और v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका भी सोचो, सोचो, मिल तो जाएगा, पर प्रॉब्लम क्या आएगी, v इज जीरो, ये माइनस म्यू जी था, करेक्ट। तो यू हैव म्यू जी टी इक्वल टू यू, तो टी इक्वल टू यू बाय म्यू जी, ये तो ठीक है, सही है। लेकिन अगर मुझे पहले से स्टॉपिंग डिस्टेंस बताया है, मुझे यू नहीं बताया है, तो ये चलेगा क्या, नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एस। तो ये भी चलता है अगर यू दिया हो तो, अगर यू नहीं दिया एस दिया, तो फिर तुमको पहला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। तो बताओ क्या करेंगे हम, एस, व्हाट इज एस, यू स्क्वायर बाय टू म्यू जी इक्वल टू यू टी, टी कॉमन निकाल लेता हूं, टी कॉमन आ गया, यू माइनस म्यू जी और एक टी, करेक्ट, गुड, श्योर श्योर, पक्का पक्का। तो बताओ सिंप्लीफाई करके टी कैसे मिले, आई वांट इक्वेशन फ्रॉम यू। तो अभी ऐसे केसेस में प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाई आई वाज टेलिंग यू टू सॉल्व, बिकॉज इस केस में ना, यू सी दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन टाइम। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर इज 2, ये क्वाड्रेटिक है। तो ऐसे केसेस में डिपेंड करता है कि तुमको क्या क्या वैल्यूज दी है, मतलब कौन से पैरामीटर की वैल्यू दी है, उसके हिसाब से स्टॉपिंग टाइम तुम फाइंड कर सकते हो यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अरे सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये जो केस है ये डिपेंड करेगा आपको किसके किसके वैल्यू दी है, लेकिन अगर आपको इनिशियल स्पीड दिया है, म्यू दिया है, तो फिर आप डायरेक्टली ये फाइंड करोगे। पक्का पक्का, गुड। तो हमारा अभी एक ही टॉपिक रह गया विच इज लिटिल डिफिकल्ट एंड आल्सो इंटरेस्टिंग, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे कंटिन्यू।